नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं जीटी मीडिया हिंदी। आज हमारे साथ जो मेहमान हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, वो बेहद खास हैं। और आपका परिचय मैं दे देता हूं। आप हैं डॉक्टर एम सी मिश्रा। आप निदेशक रह चुके हैं एम्स में और आज हमसे बातचीत करेंगे। अभी जो वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान जो घटनाक्रम चल रहा है दवा इलाज को लेकर के और कोरोना को लेकर के, तब मैं जो बातें कही जा रही है उस पर हम सर से बातचीत करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। जी साहब। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप कैसे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जी। आजकल स्वस्थ होना एक बहुत बड़ी नियामत है। हालांकि स्वस्थ होना तो हमेशा से एक नियामत रही है। हमारे जो माता पिता, नाना नानी, दादी बाबा सब कहते थे भाई स्वास्थ्य जीवन में सबसे बड़ी नियामत होती है। जी। ये आपको तब पता लगता है जब आप बीमार पड़ते हैं। जी सर, एक आजकल नई बहस छिड़ गई है एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद को लेकर के। ये सवाल आपसे करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सर आप उस पद पर रह चुके हैं जो सर्वोच्च पद मान सकते हैं एक तरीके से हम मेडिकल क्षेत्र का हमारे देश के अंदर। और ऐसे में आज इस टाइम पे जब महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, कोरोना का इस तरीके से विश्वव्यापी संकट है, ऐसे में ये बहस एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद को आप किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या मानते हैं इस बारे में, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मेरा जो इसमें विचार है, जो मैंने और जगह भी व्यक्त किया है, काफी लोगों के साथ साझा किया, और ये आज से नहीं है कोई, ये बहस नहीं हो सकती है, लेकिन ये बहस हमेशा से रही है कि जो हमारा आयुर्वेदिक साइंस है और आयुर्वेदिक पद्धति जिसको हम कहते हैं, ये हमारी एंशियंट पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत कई हजार वर्षों की ये पद्धति है और ये बहुत अच्छी पद्धति है। और जो मॉडर्न साइंस है वो अपने में नई है, लेकिन उसमें बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी हुई हैं जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति में नहीं थी। हालांकि हमारे आयुर्वेद में जैसे हम लोग सर्जन भी हुए, शल्य चिकित्सक सुश्रुत हुए, फिजिशियन धन्वंतरी हुए, तो इन दो का नाम मिलता है। और भी बहुत सारे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये दो ही थे भारत में। और बहुत सारी विधियां उनसे सीखी, हमने भी सीखी, आज भी जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं शल्य चिकित्सा में। लेकिन और मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा मानना है कि दोनों पद्धतियां जो है एक दूसरे की पूरक है। इसमें इसको उस प्रकार से नहीं देखना चाहिए, न तो आयुर्वेद वालों को और न एलोपैथिक वालों को, कि हम किसी से कंपटीशन में हैं। कंपटीशन में नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पे जो एलोपैथी की लिमिटेशन हो जाती है, वहाँ हम कई बार आयुर्वेद हम फॉल बैक होता है हमारा। और ये बहुत बार हुआ है, घर में भी हुआ है, और लोगों को भी मैं इस तरह की जो अपना परामर्श देता हूँ कि अगर हमारे पास एलोपैथी में हर चीज का जवाब तो है नहीं, एलोपैथी में भी। अच्छा, जहाँ तक ये जो थोड़ा से आरोप प्रत्यारोप हुए अभी हाल में, ये मैं समझता हूँ कुछ लोगों के जो अनुचित बयान की वजह से हुए। अगर वो थोड़ा मैच्योरली, परिपक्व तरीके से उस पर बात को रखते तो बात वही सब कर रहे हैं कि देखिए, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये दोनों पद्धतियां। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और हमें इन दोनों पद्धतियों का लाभ उठाना चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ कि आज पोस्ट कोविड सीक्वली, एक नाम आपने भी सुना होगा कि कोविड की रिकवरी के बाद जो लोगों को समस्याएं होती हैं, चाहे वो विद इन 4 वीक्स हो या चार हफ्ते के बाद में हो, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, जिसमें हार्ट की बीट बढ़ जाती है, सांस में तकलीफ होती है, उनको नींद नहीं आती है, कहीं ऐसा लगता है कि वो भूलने लगे हैं, उनको याद नहीं आता है कुछ, एक ब्रेन फॉगिंग की जो बात हो रही है, क्योंकि वायरस जो है ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। तो पोस्ट कोविड सीक्वली में मैं समझता हूँ हमारी जो योग की पद्धति है वो बहुत काम आ रही है, और कोविड के इलाज के दौरान योग की पद्धति बहुत काम आई, जैसे प्राणायाम है। अब इसमें आपने देखा कि जितने भी गंभीर हुए रोगी, उनको कहीं ना कहीं लंग में जो न्यूमोनिया हो उसकी वजह से वो गंभीर हुए,
ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, अगर वो अपने लंग की हेल्थ, लंग के स्वास्थ्य को ठीक रखते, लंग की कैपेसिटी को अच्छे से बना के रखते, योग की क्रियाओं को करते हुए, अनुलोम विलोम है जैसे, या भ्रामरी है, उसके अलावा प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, तो ये सारी पद्धतियां ऐसी हैं जो हमको, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखती हैं, और अगर शरीर बीमार होता है तो उसको स्वस्थ करती है। मेडिटेशन है, तो ये जो एकाग्रता से आप अगर ध्यान करते हैं तो उससे आपको बड़ा लाभ होता है। चाहे हम अपना इंद्रियां देख लें, चाहे देखने की क्षमता हो, दृष्टि हो, सुनने की क्षमता हो, स्मेल वापस आने की क्षमता हो, या हमारे लंग की कैपेसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग ग्रसित हैं वो ये है कि जिनके लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ उनको सांस फूलता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये बिल्कुल हम योग की पद्धति से इसको इस पर विजय पा सकते हैं, और मैं तो इसको योग का इसमें बहुत बड़ा रोल देखता हूँ। जहां तक दवाइयों की बात है तो हमारे पास जो हर्बल दवाइयां हैं, जो जैसे गिलोय है, दूसरा अश्वगंधा है, और बहुत सारी हैं, मतलब मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ आयुर्वेद के सिलसिले में। तुलसी, अब हम देखिए बचपन से तुलसी चाय में डाल के पीते आए हैं, इतनी अच्छी लगती है तुलसी की चाय। अच्छा, फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मेथी है आपकी, वो डायबिटीज शुगर कम करती है। तो हमें इन चीजों का लाभ उठाना चाहिए और इन दोनों पद्धतियों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। और इसके लिए एक नीति आयोग के अंतर्गत एक समिति भी बनी है अभी हाल में, उस काफी विचार विमर्श हुआ उसमें, और हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी है कि किन किन रोगों में, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, उसमें आयुर्वेद की पद्धति हमें बहुत मदद कर सकती है। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो। देखिए अब हार्ट डिजीज को इवन मॉडर्न मेडिसिन में मानती है कि लाइफ स्टाइल डिजीज है। आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है? आप अपनी लाइफ को सुचारू रूप से रखें, आचार विचार आहार, यही तो है उसमें कि आपका विचार ठीक है, आपका आहार ठीक है और व्यवहार ठीक है, तो आपको बीमारी काहे क्यों होगी? आपका सकारात्मक सोच है, आप उसी तरह से अपने व्यायाम करते हैं, आप सात्विक भोजन करते हैं जो घर का बना हुआ है, और साथ में आप कुछ ये हर्बल की जो चीजें हैं इनको प्रयोग करें, तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है। तो इसमें मेरे को तो कोई विरोधाभास नजर आता नहीं है। ये हमारे डॉक्टर्स भी थोड़ा सा परिपक्व हैं जो इसको इस मुद्दे को इतना ज्यादा इन्होंने सर कहा ये जा रहा है कि जो हमारी मतलब गवर्नमेंट है या जो हमारी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने आयुर्वेद को उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जिस लेवल पे प्रमोट किया जा सकता था। उन्होंने इसका दायरा बांध के रखा है। जितना एलोपैथ को छूट दी गई है, जितना एलोपैथ के ऊपर खर्चा किया जाता है, उतना आयुर्वेद पे नहीं किया जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। नहीं, इसमें मैं आपसे पार्शली सहमत रहूंगा। देखिए कोई भी पद्धति है उसको प्रमोट करना या न करना सरकार के हाथ में भी नहीं है। आज आपको पेट में दर्द होता है, आप किसके पास जाएंगे? जी, या आपको चेस्ट में दर्द होता है, आप कहाँ जाएंगे? या आपको बेहोशी आ रही है, आप कहाँ जाएंगे? आप आयुर्वेद तो नहीं ढूंढेंगे उस समय। आपको किसी मॉडर्न हॉस्पिटल के, जो जिसको मॉडर्न कहते हैं, या एलोपैथी सिस्टम के हॉस्पिटल में ही जाएंगे आप। कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप किससे कराएंगे? अभी हाल में भारत सरकार ने ये कह दिया कि भाई आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने शल्य चिकित्सा में उपाधि प्राप्त की है, वो लोग भी सर्जरी कर सकते हैं। इस पे हमारे जो कोलीग्स थे, मैं तो सर्जन हूँ, अब वो काफी रोष में आ गए कि कैसे अलाउ कर दिया। मैंने कहा कर देने दो भाई अलाउ, अगर वो कर सकते हैं तो करें। करवाने वाला अगर उनसे करवाना चाहता है तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल तो सही बात है। मेरा मानना ये है कि देखिए कार्डियक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी, इतनी एडवांस हो चुकी है चीजें कि अब इसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं। आयुर्वेद में तो होता नहीं है ये। आयुर्वेद की जो अच्छाइयां हैं वो हमें लेनी है, और जो एलोपैथ की अच्छाइयां हैं वो हमें लेनी है। कि जहाँ पे एलर्जी की डिजीजेज है सारी, उसमें एलोपैथ में कोई इलाज ही नहीं है, केवल वो एंटी एलर्जिक ले लीजिए आप। अगर आयुर्वेद उसका एक हमें अच्छा विकल्प देता है, हम क्यों नहीं करें? अगर आयुर्वेद हमारी एलोपैथी की दवाइयों को कम करवा सकता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे शरीर को और दूसरी तरह से स्वस्थ रखने की, तो हम क्यों नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे हम।
और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते। तो इसमें मैं समझता हूँ दोनों तरफ से ही थोड़ा अपरिपक्व व्यवहार रहा और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे की पूरक है और हमको उसी प्रकार से इसको लेना चाहिए। हमने जैसे एम्स में मैंने एक सेंटर बनाया, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उसमें हम योग और आयुर्वेद का समावेश कर रहे हैं और ट्रायल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके क्या फायदे हैं। कीमोथेरेपी लगती है कैंसर की, उसके साइड इफेक्ट हम कम कर सकते हैं आयुर्वेद के कुछ दवा जो ये प्रिपरेशन है इनको यूज करके, जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं और बनना चाहिए, बहुत आवश्यकता है उसकी, क्योंकि एलोपैथ में हर चीज का उत्तर नहीं है। तरक्की की है इन्होंने, एनेस्थीसिया में तरक्की की है, एंटीबायोटिक्स आ गए, उससे इन्फेक्शन से लोग कम मरने लगे, उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट आ गया, उसके बाद दूरबीन वाली सर्जरी आ गई, तो और फिर कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, आई के इतने रिफाइन हो गए कैटरेक्ट के ऑपरेशंस, तो रोबोटिक आ गया। तो इसमें देखिए एडवांसमेंट करते रहना पड़ेगा लगातार, आयुर्वेद में भी वो करना पड़ेगा। आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं है। जैसे आप मेरे पास आएंगे, आपको फुंसी हो गई तो मेरे को पता है एक एंटीबायोटिक देना है आपको, अगर पस है तो उसको निकाल देना है, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता है आयुर्वेद में, और शायद होगी, क्योंकि मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, हो सकता है हो। अब जैसे अभी इतना फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, अगर लोग हमारी जल लेती की प्रक्रिया को इस्तेमाल कर लेते ठीक होने के बाद, तो शायद वो फंगस नाक में बैठता ही नहीं जाके, और इतना जो लोग म्यूकोरमाइकोसिस से ग्रसित हुए और मृत्यु हो रही है लोगों की, बच जाती। इसी तरह से अगर कोई ऐसी हमारे दवाइयां हैं आयुर्वेद की जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकती हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इम्यूनिटी नहीं ठीक होती। इम्यूनिटी आपकी जब शुरू से आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तब ठीक रहता है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि आप निदेशक के पद पे रहे तो आपका बहुत आमना सामना हुआ होगा राजनीतिक नीतियों से, राजनेताओं से, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है मेडिकल फैसिलिटीज में उस पर भी। तो आप चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के तमाम तरीके की बातें की गई। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मीडिया में जो सुर्खियों में रहते हैं वो योगी आदित्यनाथ रहते हैं इस पूरे कोविड के दौरान। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर मैं आपके नजरिए से देखूं, एक डॉक्टर और एक जो सरकारी जो कामकाज का रवैया होता है, तौर तरीका होता है, उसमें आप योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को किस रूप में देखते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं को अच्छा कर पा रहे हैं, उनको समझ भी है इन चीजों की, या वो जैसा उन पर टिप्पणी किया जाता है कि बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग जाकर के ऐसे पदों पर बैठ गए जिस वजह से यह व्यवस्था फैल रही है? तो कितनी सच्चाई इसमें देख पाते हैं आप? देखिए वो पढ़ाई लिखाई का कॉमन सेंस से वैसे भी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। हमारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने हमको पाला और स्वस्थ रख के पाला, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम 8 भाई बहन थे, 8 को पाला, सीमित साधनों में पाला। तो एक तो, और ये कहें कि योगी जी क्वालिफाइड नहीं है, ये तो बात उचित नहीं होगी, क्योंकि वो तो बहुत, तो उनको हर चीज की एक, देखिए जो राजनीतिक होते हैं, और वो तो खैर एक धार्मिक उससे भी आते हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने तो अध्ययन भी बहुत किया हुआ है। वो एक अस्पताल चलाते हैं, उनका जो ट्रस्ट है महंत अवध्यनाथ वाला, उसमें एक हॉस्पिटल है जिसके वो देख रेख करते रहे हैं जब चीफ मिनिस्टर। उससे पहले वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, सन 98 से या कब से वो उनका चुनाव होता रहा है। और उनके साथ मुझे कई बार लोकसभा टीवी पे चर्चा में शामिल होने का मौका मिला, जो चर्चा होती थी जापानीज एनकेफेलाइटिस पे, जो ईस्टर्न यूपी में गोरखपुर और बिहार लगे हुए बिहार में ये बीमारी होती है गर्मियों में, और उसमें बहुत बच्चों की जान जाती थी। तो केवल एक यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो लोकसभा सांसद थे, जो इस बात को लोकसभा में भी उठाते थे, और लोकसभा की जो चैनल है उस पर वो आके उस बात को सकारात्मक तरीके से कि किस तरह से इसको हम डील करें जिससे वहाँ पे लोगों की जो जान, बच्चों की जान जा रही है वो न जाए। तो मैंने उनको बहुत सुलझा हुआ एक बड़ा परिपक्व, और आज की बात नहीं कह रहा, ये बात होगी कोई, मुझे एम्स छोड़े हुए 4 साल हो गए, और उससे पहले की बात है, समझ लीजिए आप 5-7 साल हो गए होंगे, और खूब मुझे ध्यान है। तो मैंने कई बार उनके साथ चर्चा में शामिल रहा, और बहुत मुझे
उनमें दूरदर्शिता नजर आई उस समय भी। और आज आप देखिए कि जापानीज एनकेफेलाइटिस पे जो रोक लगी है ईस्टर्न यूपी में, वो उनके प्रयत्नों से लगी है। और जिस तरह से अभी भी आपने देखा पहली वेव में यूपी सर्वश्रेष्ठ माना गया है स्टेट, जिसने 22 करोड़ या 25 करोड़ जो भी यूपी की जनसंख्या है उसके हिसाब से संक्रमण की संख्या देखिए, वहां पे मृत्यु की संख्या देखिए आप वहां पे, और किस तरह से उन्होंने कोविड को पूरा प्लानिंग करके मैनेज करके पूरा जो प्रशासनिक ढांचे को यूज करके इतने अच्छे से किया कि आज आप देखिए अप्रैल में जब ये संक्रमण एकदम बढ़ रहा था, उनको भी कोविड हो गया। तो थोड़ा सा ये गैप रहा 10, 12, 15 दिन का। जैसे ही वो ठीक हुए उसके बाद देखिए किस तेजी से फिर से लीडरशिप उन्होंने, और वो मैंने जो ये देखा, मैं बड़ी सराहना करता हूँ उनकी, जिस तरह से उन्होंने, जिससे कहते हैं ना लीड फ्रॉम फ्रंट, ही लेड फ्रॉम फ्रंट। 11 रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सबके साथ बैठ के, सीएमओस के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ, सबको एनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसका आपको रिजल्ट सामने है कि उनके जैसे ही वो वापस एक्शन में आए, आप देखिए संक्रमण भी नीचे जाने लगा, मृत्यु कम हो गई। और सबसे अच्छी बात जो उत्तर प्रदेश की मुझे लगी कि वहां पे उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनमें गवर्नमेंट के पेशेंट मतलब जो खर्चा नहीं कर सकते थे, उनको एडमिट करवाया, उनको भर्ती करवाया, उनके इलाज का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो इतना जो कर रहे हैं, और खाना प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, किचन बनाए उन्होंने, कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट लाया है। इस दौरान गांव-गांव में 1.5 लाख टीम बना के भेजी है, जैसी मेरी जानकारी है ये दूसरी वेव में। और अब वैक्सीनेशन पे इतना ज्यादा फोकस वो कर रहे हैं, जो अपने में एक सराहनीय। अब 2 गांव की ऐसी रिपोर्ट आई कि वैक्सीनेशन की टीम गई और लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया गांव में। तो आप समझ सकते हैं कि 22-25 करोड़ की आबादी वाले, जो बहुत सारे देशों की नहीं है इतनी आबादी, और भारत में मैं समझता हूँ वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माने जाएंगे। WHO ने भी उनकी पिछले वर्ष सराहना की थी, कोविड के जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट था कोविड का, उसको लेके WHO ने उनकी सराहना की है। और उनकी पकड़ स्वास्थ्य पे ही नहीं है, उनकी पकड़ जो एजुकेशन पे भी उनकी पकड़ है, ट्रांसपोर्ट पे भी उनकी पकड़ है, एग्रीकल्चर पे भी उनकी पकड़ है। और उनको आप अगर एयरपोर्ट की बात करें कि भाई यूपी को अच्छे एयरपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर वो उनसे बहुत अच्छी पकड़ है। और फिर इसके लिए आपको एक कॉमन सेंस होना और दूरदर्शिता होना बहुत आवश्यक है, जो मैं समझता हूँ उनमें है। मेरा ये अपना मानना है। और आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे ही हैज कंडक्टेड एज लेड फ्रॉम फ्रंट, और कोई आलोचना की परवाह नहीं की। देखिए आलोचना तो करने वाले करते हैं, और आलोचना मैं समझता हूँ वही लोग ज्यादा करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया होता। जिन्होंने काम किया होता है उनको पता होता है काम करना क्या होता है, और ये मैंने देखा है। प्रश्न पूछना उचित है, लेकिन प्रश्न भी उचित समय पे उचित प्रश्न पूछना चाहिए। गलत समय पे गलत प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो है मतलब ठीक नहीं होगा। जब ये इतना हम जूझ रहे हैं इस पैंडेमिक से, इसमें प्रत्येक देशवासी का फर्ज बन जाता है कि वो इसमें जुड़े और किस तरह से अपना योगदान दे सकता है वो दे, चाहे छोटी से छोटी तरह से, चाहे बड़े से बड़े तरीके से, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। कल मैं एक देख रहा था व्हाट्सएप पे वीडियो, छोटा सा था। गौतम गंभीर एक क्रिकेटर रहे हैं हमारे यहाँ, उन्होंने ईस्ट दिल्ली में एक किचन चलाया हुआ है जो लोगों को खाना खिला रहा है, और अच्छा खाना खिला रहा है, और पूरा खूब सफाई के साथ। तो ये इस तरह के भारत में क्या चलन हो गया है कि लोग आलोचना तो तुरंत करना शुरू करते हैं और खुद कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में हो गई। हर आदमी दूसरे को बता रहा है कि भाई क्या करो, आप खुद कुछ मत करो, बस ये है। अधिकारों की सबको चिंता है, कर्तव्यों की किसी को निर्वाह नहीं पता है कि कर्तव्य क्या होता है। और जी सर, सर आपने अपना हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है आपकी ये बातचीत पसंद आई होगी, और हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब से ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और हम फिर और भी मेहमानों के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे चैनल पर और बातचीत किए। बहुत बहुत धन्यवाद, और खुश रहे, खूब तरक्की करें। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links,
more content and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद. नमस्कार.